उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है आईबीएस, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट abdominal पेन विद abnormal defecation विदाउट एनी जीआईटी abnormality। इसमें कोई जीआईटी abnormality हमें नहीं दिखती, लेकिन फिर भी पर्सन को जो है वो डायरिया और abdominal पेन होता है। अब इसके अंदर इसकी जो है वो हम सबसे पहले इसकी सिम्टम्स पढ़ेंगे। सिम्टम्स इसमें क्या होता है? रिकरेंट abdominal पेन कोलिक इन नेचर होता है। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो डायरिया है अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। और उसके बाद है पेन इम्प्रूव विद डेफिकेशन और पासेज ऑफ म्यूकस विदाउट ब्लड, मतलब इसमें ब्लड नहीं होता, म्यूकस आता है। अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता है और डेफिकेशन के बाद पेट में दर्द ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन में इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट आता है। इसके अलावा सिग्माइडोस्कोपी आती है, कोलोनोस्कोपी फॉर द मतलब एक्सक्लूडिंग द कोलोरेक्टल कैंसर हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, रोम क्राइटेरिया। रोम क्राइटेरिया में सबसे पहला फीचर तो ये है कि रिकरेंट abdominal पेन फॉर 3 days पर मंथ फॉर 3 month, मतलब 1 महीने में 3 दफ़ा आपको पेन हो और ये 3 महीने से चल रहा हो, ये लाजमी होना चाहिए। और इसके साथ 2 क्राइटेरिया लाजमी होने चाहिए इन 3 में से। वो 3 कौन कौन से हैं? पेन इम्प्रूव विद डेफिकेशन, एक ये होना चाहिए। ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल और चेंज इन अपीयरेंस ऑफ स्टूल। इन 3 में से कोई से 2 हों। और पहला जो abdominal पेन फॉर 3 times a month फॉर 3 month, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसकी करनी है ट्रीटमेंट। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है विद द डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है ना, इन सब न्यूरोसिस वगैरह से, ठीक है ना। अब यानी स्ट्रेस से भी हो सकता है। बच्चों को यूजुअली एग्ज़ाम के दिनों में या वैसे स्ट्रेस के दिनों में आईबीएस हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? सबसे पहला स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस सिम्टम परसिस्ट हो, सिस्टम मतलब अगर सिम्टम ठीक हो गए तो इट्स ऑल ओके, वो डिप्रेशन वगैरह की वजह से थे। अगर सिस्टम प्रेजेंट रहे हैं तो आपने आगे देखना है कि वो या डायरिया प्रीडोमिनेंट है, या वो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, या उसमें सिर्फ पेन और ब्लोटिंग हो रही है। अगर उसमें डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो पहला स्टेप आपने क्या करना है? आपने उसको जो उसकी फूड है उसके अंदर से फाइबर ख़त्म कर देना है, क्योंकि फाइबर की वजह से बल्क बनता है ना। आपने फाइबर निकाल देना। अगर वो ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट ले रहा है उसको भी हटा देना आपने। और फूड मैप देनी है, लो फूड मैप। फूड मैप क्या होता है? फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनो एंड पॉलीसेक्राइड्स। फूड मैप लो पे देनी है। अच्छा, यानी आपने अगर फाइबर डाइट वगैरह कम दी। अच्छा, अब आपने देखना है सिम्टम परसिस्ट किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए तो इट्स ओके। अगर किए हैं तो आपने उसको डायरिया प्रीडोमिनेंट में एंटी डायरियल ड्रग देनी है। लोप्रामाइड दे सकते हैं, कोलिस्टारामिन दे सकते हैं, कोडीन दे सकते हैं। अगर फिर सिम्टम परसिस्ट किए हैं तो आपने उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन देने हैं, यानी वो जो स्ट्रेस वाला चीज़ थी उसको रोकने के लिए रिफैक्सिमिन या फिर एमिट्रिप्टालिन। ये स्टेप 3 हो गया। और 4th स्टेप सबका कॉमन है, आपने डोलोक्सिटेन, रिलैक्सेशन थेरापी और हिप्नोथेरापी देनी है। ये हो गए 4 स्टेप किसके? डायरिया के। अब आती है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो नंबर 1 पे आपने उसको क्या देना है? आपने उसको हाई फाइबर डाइट देनी है सिंपली। अच्छा, उससे अगर ठीक हो गया तो इट्स ओके। अगर सिम्टम परसिस्ट किए हैं तो आपने उसको बल्क फॉर्मिंग ड्रग देनी, जिसमें लैक्टुलोज आता है, इस्पेगोल आता है, ये चीज़ आप दे सकते हैं। अगेन सिम्टम परसिस्ट किए हैं तो आपने इसको 5-HT4 एगोनिस्ट देने हैं, सीरोटोनिन एगोनिस्ट आपने देने हैं। ये देखा गया है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस के अंदर, सीरोटोनिन एगोनिस्ट का बहुत अच्छा रोल है, तो आपने इसको ये देने हैं। फिर भी परसिस्ट किए तो वही नंबर 4 थेरापी जो पहले हमने की थी, रिलैक्सेशन थेरापी, हिप्नोथेरापी और डोलोक्सिटिन देने। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे जो टाइप थी हमारे पास मैनेजमेंट की, वो थी पेन और ब्लोटिंग अगर आई है तो सिंपली आपने उसको वही पहला स्टेप देना है कि आपने उसको ग्लूटेन फ्री डाइट से हटा देना है।
आपने जो है ना वो वेट नहीं देनी है उसको, लो फूड मैप पे आना है। उसके बाद नंबर 2 पे वही दोबारा आता है, रिफैक्सिमिन देना है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देने हैं, ठीक है ना, पेपरमेंट ऑयल देना है आपने, हायोसिन देनी है। उससे ठीक नहीं हो रहा, फिर स्टेप 4 तो सबका कॉमन था, डुलोक्सिटीन, रिलैक्सेशन थेरापी, हिप्नोथेरापी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने आईबीएस के मैनेजमेंट में करनी है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, एनजाइटी, वो सब कुछ। पेशेंट बच्चों को अक्सर एग्ज़ाम के दिनों में ये हो जाता है। तो अगर आपके पास सिनेरियो है कि एक बच्चा है, उसको जो है ना रिकरेंट अब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और डेफिकेशन से वो पेन रिलीफ हो रहा है और पेशेंट के एग्ज़ाम है, तो आप आईबीएस की तरफ जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट आईबीएस।